हम्म क्या हो अगर मैं कहूँ कि देश की जो सबसे कठिन गणित की परीक्षा मानी जाती है, वो असल में मतलब वो गणित की परीक्षा है ही नहीं, ये सुनकर शायद बहुत से लोग चौंक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। है ना? मतलब हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सीसैट जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कैलकुलेटर लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल, वे गलत हथियारों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है भारी भरकम कैलकुलेशंस, बहुत ही जटिल फॉर्मूले और आपकी गणितीय क्षमता। हाँ, जो कि एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन स्टडी आईक्यू की एक बेहद दिलचस्प स्रोत जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ एप्टीट्यूड डिकोडिंग यूपीएससी सीसैट फ्रेमवर्क्स, अगर हम उस पर गौर करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। देखिए, ये स्रोत पूरी तरह से इस परीक्षा की अंदरूनी कार्य प्रणाली को खोलकर रख देता है। हाँ, और इसीलिए आज हमारा मुख्य मिशन इस बात को एक्सप्लेन करना है। हमें समझना है कि ये परीक्षा डिजाइनर असल में पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। वे आपकी गणित का नहीं, बल्कि आपकी वैचारिक फुर्ती, जिसे कॉन्सेप्चुअल एजिलिटी कहते हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं। और ये वैचारिक फुर्ती ही वो चीज है जो आपको उस दबाव में सही फैसले लेने में मदद करती है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं, तो ये बिल्कुल किसी जादूगर के खेल जैसा है, जहां हमारा सारा ध्यान उस खरगोश पर होता है जो टोपी से निकल रहा है ना? हाँ, जबकि असली खेल तो जादूगर का दूसरा हाथ कर रहा होता है। एकदम सही, जो हमारी नजरों से बिल्कुल दूर होता है। तो चलिए आज इस जादू को डिकोड करते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि जादूगर कहाँ ध्यान भटका रहा है, तो फिर वो जादू नहीं रहता। वो सिर्फ एक तकनीक रह जाती है, और इस जादू को समझना ही इस स्रोत का सबसे बड़ा सबक है। तो फिर बताइए, ये डिजाइनर्स काम कैसे करते हैं? देखिए, परीक्षा बनाने वाले बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स बिछाते हैं, मतलब वैचारिक जाल। उनका उद्देश्य कभी भी ये जांचना नहीं होता कि किसे कौन सा फॉर्मूला कितनी अच्छी तरह याद है। अच्छा, तो फिर वो ढूंढ क्या रहे हैं? वे ये देख रहे हैं कि जब आप दबाव की स्थिति में होते हैं, जब घड़ी टिक टिक कर रही होती है और समय कम होता है, तब कौन सा उम्मीदवार जानकारी को बिना घबराए सही ढंग से प्रोसेस कर पाता है। मतलब पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा उम्मीदवार अपने ही दिमाग द्वारा बनाए गए शॉर्टकट्स या जो हम अनुमान लगा लेते हैं, उनका शिकार हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, अगर हम इस छिपे हुए फ्रेमवर्क को डिकोड कर लें, तो इन परीक्षाओं को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को डिकोड करने की शुरुआत उस सबसे बड़े मिथक से करते हैं जो मुझे लगता है हर परीक्षा के बाद सुनने को मिलता है। आप किस मिथक की बात कर रही हैं? अरे, हर साल परीक्षा हॉल से बाहर आते ही बहुत से उम्मीदवारों की एक ही शिकायत होती है। इस बार तो पेपर बिल्कुल नया था, या पैटर्न ही बदल गया, या ऐसे सवाल तो कभी देखे ही नहीं। हाँ, ये बहुत आम बात है, लोग ऐसा कहते हैं। है ना? ऐसा माहौल बन जाता है जैसे परीक्षा बनाने वालों ने किसी दूसरे ग्रह से सवाल मंगाए हों। स्रोत ने इस गलतफहमी पर बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रहार किया है। हकीकत तो यह है कि परीक्षा का डिजाइन कभी भी सवालों को नहीं दोहराता है। सवालों को नहीं दोहराता। नहीं, बल्कि वो अपने तर्क को, अपने लॉजिक को दोहराता है। मैं समझ रही हूँ। देखिए, जो उम्मीदवार इस परीक्षा को सच में पास करते हैं, उनका ध्यान कभी भी सवाल के बाहरी आवरण पर नहीं होता। वो उस सवाल की ऊपरी त्वचा के नीचे छिपे लॉजिकल फ्रेमवर्क को पहचानते हैं। मतलब वे समझ जाते हैं कि ये वही पुराना तर्क है। बिल्कुल, वे तुरंत भांप लेते हैं कि पिछले वर्षों में जो तर्क पूछा गया था, बस उसी तर्क को एक नई कहानी पहनाकर दोबारा पेश कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि सवाल की पैकेजिंग बदल जाती है, लेकिन उसका मूल सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है। एकदम सही। लेकिन ये लॉजिक दोहराने का तंत्र काम कैसे करता है? स्रोत में भाषा के जाल यानी लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट्स का जो उदाहरण दिया गया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है ना? हाँ, यहाँ भाषा का इस्तेमाल किसी हथियार से कम नहीं है। गणित के सवालों में अक्सर अक्सर क्या लगभग हमेशा शब्दों की बहुत भारी बाजीगरी होती है। वो कैसे? उदाहरण के लिए परीक्षा डिजाइनर ज्यादा से ज्यादा, जिसे इंग्लिश में एटमोस कहते हैं, या धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे शब्दों को बहुत ही चतुराई से किसी लंबे से वाक्य के बीच में रख देते हैं, ताकि वो आसानी से छिप जाए। बिल्कुल। अब होता क्या है कि परीक्षा के भारी दबाव में जब कोई उम्मीदवार सवाल को बहुत तेजी से पढ़ता है, तो उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा 3 को
ठीक 3 समझ लेता है। अरे हाँ, हम स्किम करते हुए बस 3 पे फोकस करते हैं। सही कहा। इसी तरह 0 या 0 को लेकर एक बहुत आम उलझन होती है कि वो धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। और अगर किसी ने 0 को धनात्मक मान लिया तो? अगर किसी ने ये मानकर अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी, तो उसका जो अंतिम उत्तर आएगा, वो मजे की बात यह है कि उन 4 विकल्पों में से एक होगा जो एग्जामिनर ने जानबूझकर वहां रखा है। ओहो, मतलब वो गलत उत्तर विकल्प में पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल, जिससे उम्मीदवार को लगता है कि अरे वाह, मेरा उत्तर तो मैच कर गया, मैंने सही हल निकाल लिया है। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। मतलब आप गलत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सही हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक ट्रैप है। स्रोत में एक और कमाल का उदाहरण है ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते वाले सवालों का। वहां मैंने पढ़ा कि जेंडर या लिंग को जानबूझकर अस्पष्ट रखा जाता है। देखिए, ब्लड रिलेशन वाले सवालों में ये सबसे आम ट्रैप है। मैं समझाता हूँ। मान लीजिए सवाल में एक नाम दिया गया है किरण या कमल। ठीक है। अब हमारे सामाजिक परिवेश में हम इन नामों को सुनते ही तुरंत एक धारणा बना लेते हैं कि किरण तो एक महिला का ही नाम होगा। हाँ, स्वाभाविक है, दिमाग अपने आप ये सोच लेता है। लेकिन एग्जामिनर ठीक इसी धारणा का इंतजार कर रहा होता है। उसने सवाल में कहीं नहीं लिखा कि किरण एक महिला है। उसने सिर्फ नाम दिया है। बिल्कुल। और अगर किसी उम्मीदवार ने बिना किसी स्पष्ट जानकारी के सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार पर जेंडर मान लिया, तो क्या होगा? तो उसका पूरा का पूरा फैमिली ट्री गलत बनेगा और जो फाइनल जवाब आएगा वो 100% गलत होगा। बाप रे, ये तो किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने जैसी स्थिति हो गई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब जैसे किसी कानूनी दस्तावेज में एक और या शब्द का हेरफेर पूरे केस की दिशा ही बदल देता है। कोई भी वहां बस सरसरी निगाह डालकर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। हाँ, आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है। और शायद जो शब्द नहीं लिखा गया है उस पर भी ध्यान देना होता है। बिल्कुल। एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रकृति वास्तव में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी ही है। नियम उसी एक छोटे से पैराग्राफ में मौजूद होते हैं, बस आपको उन्हें डिकोड करना होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि परीक्षा बनाने वाले हमारी उस मानवीय आदत का फायदा उठा रहे हैं, जहां हम मतलब समय की कमी के कारण चीजों को बस जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं? क्या ये हमारी स्किमिंग की आदत को दंडित करने का एक तरीका है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें उस पद की प्रकृति को देखना होगा। मतलब प्रशासनिक पदों की प्रकृति? हाँ, सोचिए, प्रशासनिक या उच्च स्तर की नीति निर्माण वाले पदों पर किसी अधिकारी के सामने ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट या दस्तावेज आते हैं। हम्म। वहां अगर एक छोटी सी चूक हो जाए या वो अधिकारी किसी गलत धारणा के आधार पर फैसला ले ले, तो उसके बहुत बड़े राष्ट्रीय या सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए ये महज बबाओं में पढ़ने की परीक्षा नहीं है। ये इस बात की परीक्षा है कि एक व्यक्ति कितनी जल्दी अपनी धारणाओं या अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर केवल और केवल दिए गए तथ्यों पर काम कर सकता है। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। तो शब्दों और धारणाओं की इस बाजीगरी से तो हम सतर्क हो गए, लेकिन तब क्या होता है जब हम सवाल बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं, तथ्य भी समझ लेते हैं, लेकिन हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ एक छलावा पैदा करने लगता है? आप किस तरह के सवालों की बात कर रही हैं? मेरा मतलब उन सवालों से है जहां समय और आकार मतलब टाइम और स्पेस का जिक्र होता है। ओह, ये वो क्षेत्र है जहां उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। हाँ। बिल्कुल। जब जटिल स्थानिक और समय संबंधित तर्क की बात आती है, जैसे किसी बड़े घन या क्यूब को छोटे घनों में काटना या घड़ियों के सुइयों के बीच का कोण निकालना, ये तो सुनकर ही डर लगता है। यहाँ जो सबसे बड़ा और खतरनाक जाल है वो है कल्पना करना, या जिसे हम मैनुअल विजुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन देखिए, बहुत स्वाभाविक भी तो है। मतलब अगर सवाल कहता है कि एक 4 बाय 4 इंच के घन को लाल रंग से रंगा गया है और फिर उसे 1 बाय 1 इंच के छोटे घनों में काटा गया है, हाँ, तो आप क्या करेंगी? तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि मैं अपनी आंखें बंद करूं और अपने दिमाग में उस लाल डिब्बे को घुमा घुमा कर देखने की कोशिश करूं कि कितनी ईंटों पर 2 तरफ रंग लगा है। और स्रोत इसी आदत के खिलाफ बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा के भारी मानसिक दबाव में मन में किसी 3D ऑब्जेक्ट की सटीक तस्वीर बनाना या घड़ी की सुइयों को दिमागी रूप से घुमाकर देखना एक बहुत बड़ी गलती है। मतलब हमारा दिमाग ये नहीं कर सकता? हमारा दिमाग इतनी सारी परतों को एक साथ याद नहीं रख सकता। इसमें आपका समय तो नष्ट होता ही है,
साथ ही गलतियों की गुंजाइश भी बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? अगर हम इमेजिन ना करें तो क्या करें? इसकी बजाय इन सवालों को हल करने का असली तरीका है गणितीय अनुपातों यानी मैथमेटिकल रेशोस और सापेक्ष गति दरों का उपयोग करना। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये अनुपात और सापेक्ष गति काम कैसे करती हैं। थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। अगर हम उसी घन वाले उदाहरण को लें तो कल्पना करने के बजाय उम्मीदवार को बस एक बुनियादी बात पता होनी चाहिए क्या? कि किसी भी घन में 8 कोने होते हैं, 12 किनारे या एजेस होते हैं और 6 सतह होती हैं। ठीक है, ये तो बेसिक ज्योमेट्री है। हाँ, अब नियम यह है कि जो छोटे घन कोनों पर होंगे उनकी 3 सतह रंगी होंगी, जो किनारों पर होंगे उनकी 2 सतह रंगी होंगी। अच्छा। इसके लिए एक सीधा सा गणितीय नियम है। आपको दिमाग में उस लाल घन को घुमाना नहीं है, आपको सिर्फ उस नियम में संख्या रखनी है और उत्तर तुरंत आपके सामने होगा। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। और घड़ी के सवालों में भी यही होता है। आपको सुइयों को दिमाग में नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मिनट की सुई हर मिनट 6 डिग्री घूमती है और घंटे की सुई? घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड हुई 5.5 डिग्री प्रति मिनट। 6 में से आधा घटा दिया। बिल्कुल। अब सवाल कोई भी समय दे दे, आप इस सापेक्ष गति से तुरंत बिना विजुलाइज किए उत्तर निकाल सकते हैं। ये तो मतलब बिल्कुल किसी विशाल इमारत को देखकर उसमें लगने वाले पेंट का हिसाब लगाने जैसा है। वो कैसे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं इमारत की हर एक ईंट को गिनने बैठ जाऊं, जो कि हमारा विजुअलाइजेशन वाला तरीका हो गया। हाँ, जो बहुत थका देने वाला है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि मैं बस इमारत की लंबाई और चौड़ाई नापूं, सीधा क्षेत्रफल या एरिया निकालूं और बात खत्म करूं। मुझे ईंटों की गिनती करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। जो सवाल आंख बंद करके कल्पना करने पर आपके 5 मिनट ले सकता था, वो इन तय गणितीय अनुपातों से मुश्किल से 20 सेकंड में हल हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा काउंटर पॉइंट आ रहा है। पूछिए। अगर हम हर चीज के लिए ऐसे तय गणितीय नियम, अनुपात या फॉर्मूले याद रखने लगे, तो क्या ये फिर से रटने वाला सिस्टम नहीं बन जाएगा? मतलब रोट लर्निंग? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि शुरुआत में ही हमने बात की थी कि ये परीक्षा तो वैचारिक फुर्ती की है। अगर मैं सब कुछ रट लूंगी तो फिर मेरी तार्किक क्षमता का क्या परीक्षण हुआ? ये दुविधा बहुत आम है। लेकिन देखिए, यहाँ रटने और सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा है। अच्छा, कैसे? स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप घर से सैकड़ों फॉर्मूले रट के जाएं। वो ये कहता है कि आपको संरचना के पीछे के लॉजिक को समझना होगा। मतलब लॉजिक समझ आ गया तो रटना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि एक घन के किनारे और कोने किस ज्यामितीय सिद्धांत पर काम करते हैं या घड़ी की सापेक्ष गति का आधार क्या है, तो वह नियम आपके लिए कोई रटने वाली चीज नहीं रह जाता। वो दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, वो आपकी समझ का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। ये ठीक साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल चलाने जैसा? हाँ, आप नियमों को रटते थोड़ी हैं कि किस कोण पर हैंडल मोड़ना है या पेडल कैसे मारना है। आप बस संतुलन के विज्ञान को समझ लेते हैं। एक बार संतुलन आ गया तो आप अपने आप साइकिल चलाते हैं। बहुत खूब। तो आकृतियों और समय के इस जाल को तो हमने इस सिस्टम आर्किटेक्चर से सुलझा लिया। लेकिन तब क्या होता है जब मामला पूरी तरह से अमूर्त हो जाए? अमूर्त से आपका क्या मतलब है? मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जहां न तो कोई आकार हो और न ही कोई संख्या हो, सिर्फ कथन हो। मैं बात कर रही हूँ शुद्ध तर्क की दुनिया की, यानी सिलोजिज्म्स या न्याय निगमन के सवालों की। ओह, सिलोजिज्म्स। ये तो परीक्षा डिजाइनर्स के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक हैं। है ना? जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है। हाँ, और यहाँ वे उम्मीदवारों को एकल परिदृश्य के खतरे यानी डेंजर ऑफ द सिंगल सिनेरियो में बहुत ही आसानी से फंसा लेते हैं। तो स्रोत इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करता है? स्रोत ने तार्किक पर्याप्तता, जिसे लॉजिकल सफिशिएंसी कहते हैं, इस कंसेप्ट को बहुत गहराई से समझाया है। इन सवालों में आमतौर पर कुछ अजीब से कथन दिए जाते हैं, जैसे सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते पक्षी हैं। हाँ, जो असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं रखते। बिल्कुल। और उम्मीदवार इन्हें हल करने के लिए अक्सर वेन डायग्राम बनाते हैं, गोले बनाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है ना? बिल्कुल। धोखा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सिर्फ एक? हाँ, उन्होंने एक गोला बनाया बिल्लियों का, उसे उठा के डाल दिया कुत्तों के गोले के अंदर।
फिर कुत्तों के गोले का कुछ हिस्सा काटते हुए पक्षियों का गोला बना दिया। जो सबसे सीधा तरीका लगता है। अब अगर निष्कर्ष में पूछा गया है कि क्या कुछ बिल्लियां पक्षी हैं और उनके बनाए हुए उस इकलौते डायग्राम में उन्हें ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो वे उसे सत्य मानकर आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं वो फंस जाते हैं। अगर इसे मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल हैप्पी पाथ चेक करने जैसा है। हैप्पी पाथ? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर कोई नया ऐप टेस्ट करता है, तो वो उसमें सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डालता है और ऐप खुल जाता है। इसे हैप्पी पाथ कहते हैं, मतलब सब कुछ सही चलने वाली स्थिति। समझ गया। लेकिन सॉफ्टवेयर को तब तक पास नहीं माना जाता जब तक टेस्टर उसमें गलत पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर या बिना इंटरनेट के ऐप को चलाकर न देख ले। जब तक ऐप हर तरह के एरर और हर संभव जटिल स्थिति में सही काम नहीं करता, उसे सुरक्षित नहीं माना जाता। बेहतरीन एनालॉजी। तार्किक पर्याप्तता का भी ठीक यही नियम है। अच्छा। हाँ, तार्किक रूप से कोई भी निष्कर्ष तभी सत्य माना जाता है जब वो सभी संभावित डायग्राम्स या परिदृश्यों में सही साबित हो। मतलब सिर्फ एक में सही होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यदि वो निष्कर्ष 100 में से 99 डायग्राम में सही है, लेकिन किसी एक भी संभावित परिदृश्य में, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, अगर वो विफल हो जाता है तो उसे पूरी तरह से गलत माना जाएगा। तो सिलोजिज्म में सिर्फ एक डायग्राम बनाकर खुश हो जाना, वही हैप्पी पाथ है। हाँ, और ये हैप्पी पाथ सीधे नकारात्मक अंकों यानी नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाता है। लेकिन देखिए, इस बात से एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती पैदा होती है। कैसी चुनौती? परीक्षा हॉल में तो एक एक सेकंड की लड़ाई होती है ना। अगर हम एक ही सवाल के लिए बैठकर सभी संभावित डायग्राम सोचने लगे, तो ऐसा लगेगा कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। जिसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सभी संभावित परिदृश्य सोच लिए हैं और अब हमें रुक जाना चाहिए? क्या हम उसी एक सवाल में नहीं उलझ कर रह जाएंगे? ये चुनौती बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन इसका समाधान इस बात में है कि सभी संभावित डायग्राम का मतलब कोई अनंत डायग्राम नहीं होता है। अनंत नहीं होते? नहीं। तार्किक संरचनाओं में कुछ निश्चित और बहुत ही सीमित पैटर्न होते हैं। मुख्य रूप से केवल 3 स्थितियां होती हैं। कौन सी 3? पहला, पूर्ण रूप से शामिल होना यानी ऑल। दूसरा, आंशिक रूप से जुड़ना यानी सम। और तीसरा, बिल्कुल अलग होना यानी नन। बस ये 3? हाँ, जब कोई उम्मीदवार तैयारी के दौरान इन बुनियादी पैटर्न्स के ओवरलैप का अच्छी तरह अभ्यास कर लेता है, तो परीक्षा में उसका दिमाग अपने आप उन 3 या 4 प्रमुख परिदृश्यों को तुरंत स्कैन कर लेता है। मतलब ये अपने आप होने लगता है? बिल्कुल। ये बिना दिशा के बैठकर ओवर थिंकिंग करना नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और तेज चेकलिस्ट से गुजरने जैसा है, और इसकी आदत प्रैक्टिस के साथ बन जाती है। वाह! इसका मतलब है कि हमें अपने दिमाग को हर परिदृश्य को अनुशासित तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देनी होगी? एकदम सही। चलिए, तार्किक डायग्राम्स के इस अमूर्त जाल से आगे बढ़कर हम एक और ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जो देखने में तो संख्यात्मक लगता है, लेकिन वहां सीधे तौर पर कोई गणित काम नहीं आता। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ। यहाँ हम उन सवालों की बात कर रहे हैं जहाँ उम्मीदवारों में संख्याओं के साथ खेलने की आदत, जिसे हैबिट ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स कहते हैं, वो विकसित होनी चाहिए। संख्याओं के साथ खेलना मतलब क्या? देखिए, कई बार सवाल सीधे जोड़, घटाओ, गुणा या भाग के नहीं होते। परीक्षा डिजाइनर कुछ ऐसे नियम दे देते हैं जहां कैलकुलेशन से ज्यादा आपको व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट की जरूरत होती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम वहां गणितीय फॉर्मूलों को छोड़कर कुछ और ही कर रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि कभी-कभी सवाल आपको कुछ सख्त नियम देता है। जैसे नियम होगा 1 से 9 तक के अंकों का उपयोग करें, या कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, और इनका योग एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। ये तो पजल जैसा लग रहा है। हाँ, और ऐसे सवालों को देखकर जो उम्मीदवार सिर्फ कैलकुलेशन की रटंत प्रैक्टिस करके आए हैं, वो तुरंत कोई ऐसा बीजगणित या अलजेब्रा का फॉर्मूला खोजने लगते हैं जो वहां फिट हो जाए। लेकिन वहां तो कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसे सवालों में फॉर्मूले काम ही नहीं करते। यहाँ आपको दिए गए नियमों के आधार पर वैध डेटा सेट का, जिसे वैलिड डेटा सेट्स कहते हैं, उनका व्यवस्थित रूप से पुनर्निर्माण करना होता है। ये आपकी गणना की स्पीड की नहीं, बल्कि आपके मानसिक लचीलेपन की परीक्षा है। अरे, ये तो बिल्कुल सुडोकू खेलने जैसा हो गया है। सुडोकू? हाँ, देखिए, जब हम अखबार में सुडोकू हल करते हैं तो हम कोई पहाड़ा थोड़ी पढ़ रहे होते हैं या कोई जटिल समीकरण हल नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है।
हम बस नियमों के आधार पर संख्याओं को उस ग्रिड में सही जगह पर फिट करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर गलत जगह रखा तो पूरा का पूरा ग्रिड खराब हो जाता है। यहाँ गणित नहीं बल्कि अरेंजमेंट की कला काम आती है। आपने बिल्कुल सही नम्स पकड़ी है। सुडोकू इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ना? परीक्षा में भी कुछ सवाल महज ये देखने के लिए होते हैं कि आप संख्याओं के साथ कितनी शांति से, बिना घबराए और व्यवस्थित ढंग से काम कर सकते हैं। जिन्हें संख्याओं को अरेंज करना आता है वे बिना किसी फॉर्मूले के इसे आसानी से सुलझा लेते हैं, जबकि बाकी लोग पैनिक में आकर बिना मतलब के पन्ने काले करते रहते हैं। सच में आज की इस चर्चा ने तो मेरे दिमाग की कई परतें खोल दी हैं। हमने इस स्रोत के माध्यम से जिन रणनीतियों को समझा है वो महज एक परीक्षा को पास करने का शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि सफलता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आपको कितना गणित आता है। तो किस बात में है? अन्य धारणाएं हैं, उनसे बचते हैं। और हमने ये भी जाना कि समय और आकार से जुड़ी जो जटिल समस्याएं हैं उनमें अपने दिमाग को बेवजह कल्पना करने से रोककर कैसे हमें गणितीय नियमों और सापेक्ष गति का सहारा लेना चाहिए। हाँ, और सिलोजिज्म में सिर्फ एक हैप्पी पाथ वाले डायग्राम पर भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल, हर संभावित परिदृश्य की जांच करने की आदत डालनी चाहिए। और अंत में हमने समझा कि गणित सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं है, बल्कि सुडोकू की तरह संख्याओं को व्यवस्थित करने और उनके साथ खेलने की कला है। सही कहा। और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टूलकिट आज हमने डिस्कस किया ना, हाँ, धारणाओं पर सवाल उठाना, हर पहलू से विचार करना और सिर्फ तथ्यों पर टिके रहना, यह केवल उस परीक्षा हॉल की 4 दीवारों के अंदर काम नहीं आती। हाँ, बाहर भी काम आती है। बिल्कुल, आज के इस दौर में जहां चारों तरफ सूचनाओं का बाढ़ आई हुई है, जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, वहां ये एक बहुत ही मजबूत आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का ढांचा है। और सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। एकदम सही। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने बहुत गहराई से देखा कि कैसे परीक्षा बनाने वाले अटमोस्ट या पॉजिटिव इंटीजर जैसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके हमें एक बड़े भ्रम में डाल देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? जरा परीक्षा हॉल से बाहर की दुनिया पर गौर करें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं या न्यूज चैनलों की जो सनसनीखेज हेडलाइंस हैं या फिर बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां, क्या वे भी ठीक इसी तरह के भाषाई जाल नहीं बिछाती? जब भी हम कोई बहुत आकर्षक विज्ञापन देखते हैं या कोई वायरल खबर पढ़ते हैं तो क्या हम उसी स्किमिंग की आदत का शिकार नहीं हो रहे होते? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो अगली बार जब हमारे सामने कोई ऐसी जानकारी आए तो हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या असली सच उन शब्दों में छिपा है जो उन्होंने लिखे हैं या फिर उन शब्दों में जो उन्होंने जानबूझकर इस्तेमाल ही नहीं किए? सच में इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। सीखते रहिए और धारणाओं के पार देखना कभी मत छोड़िए।